गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो बहुत अच्छे टॉपिक जिसे हम बोलते हैं, एक साइमन कमीशन और दूसरा है नेहरू रिपोर्ट। जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट जो थी सबसे पहला अटेम्प्ट थी जिसमें इंडियंस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था पूरे देश के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। अब देखो, साइमन कमीशन 1927, वैसे आप पढ़ोगे 1928। तो इसके पीछे कहानी क्या है ये समझ लो। सबसे पहले तो ये समझो कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक्ट आया था। इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें आई थी, ठीक है। अब इस एक्ट को हर 10 साल बाद रिव्यू करना था, तो मतलब 1929 में इसको रिव्यू करना था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को भारत भेजा कि आप जाओ और देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हमें दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत है या नहीं है भारत के लिए। तो इस वजह से साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। तो देखो, साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। आप पढ़ते हो 1928, लेकिन इसे गठन कब हो गया था? नवंबर 1927 में, ठीक है। दोनों डेट सही हैं, दोनों किसी डेट में कोई कमी नहीं है। नवंबर, अगर ब्रिटिश में बात करोगे तो नवंबर 1927 में। भारत में कब आया था? 3 फरवरी 1928 में, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? मुंबई पहुंचा था, जहां पे बहुत सारी हड़ताल हुई थी। अब कहानी क्या फंसी? कहानी ये फंसी कि कमीशन में 7 मेंबर आए थे, सभी ब्रिटेन से थे और उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो लोगों को ये लगा कि भाई ये बताओ कि आप लोग कैसे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, जबकि आपके उसमें तो कोई इंडियन मेंबर है ही नहीं। ये कहानी फंस गई आके। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसी के एक मेंबर थे क्लेमेंट एटली। देखो, इसको हेड जो कर रहा था, जो इस पूरे कमीशन को हेड कर रहा था, वो थे सर जॉन साइमन, हेडेड बाई सर जॉन साइमन। लेकिन इसमें एक मेंबर थे क्लेमेंट एटली। ये बाद में जाके जब हम इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस समय ये पीएम थे। तो ये याद रखना है, ब्रिटेन के पीएम थे ये क्लेमेंट एटली। लगभग कैबिनेट मिशन प्लान के आसपास 1946 के आसपास ये पीएम थे भारत के, ब्रिटेन के, ठीक, याद रहेगा। तो अब इस कमीशन को हेड कौन कर रहा था? साइमन, सर जॉन साइमन। उसी के नाम से क्या पड़ा? साइमन कमीशन। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन। किस नाम से जानते हैं? और इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन, ठीक, याद रहेगा ये। तो साइमन कमीशन का बैकग्राउंड समझ में आया कि जस्ट इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए आया था। भारत में कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। 7 मेंबर थे, सारे ब्रिटेन के थे, इंडिया का कोई मेंबर नहीं था। हेड कौन कर रहा था? इसको हेड कर रहा था सर जॉन साइमन। क्लेमेंट एटली कौन है? क्लेमेंट एटली इन 7 लोगों में से एक बंदा है, जो कि हमें बस इतना याद रखना है कि ये जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो उस समय ये पीएम थे, ठीक है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया था कि हम इस साइमन कमीशन को विड्रॉ करेंगे, हमें ये साइमन कमीशन नहीं चाहिए। मुस्लिम लीग ने भी इसको बॉयकॉट किया था। लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि किस पार्टी ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं किया था? किस पार्टी ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं किया था? वो थे आपके जस्टिस पार्टी मद्रास की। तो कौन सी पार्टी थी वो? जस्टिस पार्टी, जिसने साइमन कमीशन को बॉयकॉट नहीं किया था। ये हमें याद रखना है। तो मद्रास सेशन में आईएनसी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था साइमन कमीशन को, लेकिन किसने बॉयकॉट नहीं किया? ये याद रखना है। ये किसने नहीं किया था? जस्टिस पार्टी जो मद्रास की थी। अब कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। जब कमीशन भारत आया तो पूरे भारत में दंगे शुरू हो गए, हड़ताल होने लगी। और भैया ये सबको पता है, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे और लाला लाजपत राय मारे जाते हैं लाठी चार्ज में। पंजाब में, पंजाब नहीं है, यहाँ लाहौर है, ठीक है। लाहौर में लाठी चार्ज होता है जिसमें आपके ये लाला लाजपत राय मारे जाते हैं। एक्चुअली पंजाब पाकिस्तान वाला ये पंजाब है, ठीक है। लाहौर साइड में भी हुआ था, ये दोनों तरफ था। तो ये इस तरीके से साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर दिया जाता है भारत में से। जब साइमन कमीशन भारत से चला गया, अब तो कोई है नहीं, तो अब यहाँ कहानी ये बनी कि भाई साहब एक नई रिपोर्ट निकल के आई जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट इन 1928।
नेहरू रिपोर्ट बेसिकली क्या थे, अब उस समय लॉर्ड बिरकनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया। उन्होंने इंडियंस को बोला कि भैया ऐसा है, अगर हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, आप लोग बहुत होशियार हो, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। तो उसके बाद 2 मीटिंग्स हुई, ठीक है। ये वाली मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली मीटिंग इंपॉर्टेंट है कि 19 में 1928 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमने मोतीलाल नेहरू को चेयरमैन नियुक्त किया था। तो 19 मई 1928 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उससे पहले भी 12 फरवरी को हुई थी, लेकिन इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। 19 मई 1928 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती, जिसमें मोतीलाल नेहरू को चेयरमैन बनाते हैं। मोतीलाल नेहरू क्या बन गए, चेयरमैन बन गए। अब फाइनली नेहरू रिपोर्ट केम इन अगस्त 1928 बाय दी मोतीलाल नेहरू। तो अब भैया इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट नाम का एक कॉन्स्टिट्यूशन जारी कर दिया भारत के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, दैट इज नेहरू रिपोर्ट। और यही मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अगर आप देखोगे तो ये लिखा है नेहरू रिपोर्ट में, दिस वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाई इंडियंस टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री। तो ये पहला अटेम्प्ट था, ठीक, समझ में आ गई नेहरू रिपोर्ट। अब देखो की पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहला पॉइंट और सबसे खतरनाक पॉइंट, जिस बात पे सारी कहानी हो गई, इंडिया वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। इस बात पे जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हुए, वो बहुत नाराज हुए, बोले भाई डोमिनियन स्टेटस क्यों, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ना। दूसरा क्या था, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा भैया, कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था। जैसे आप पार्लियामेंटों में देखोगे तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, फिर 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, तो सेपरेट इलेक्टोरेट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी बड़ी चीज़ कि भैया सिटीजनशिप होनी चाहिए, और 19 फंडामेंटल राइट्स डिसाइड करेगा, जिसमें राइट टू वोट भी था। 19 फंडामेंटल राइट डिसाइड करी गए थे यहाँ पे, यहीं पे आप देख रहे हो इस चीज़ को, और एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए। अब ये 4 पॉइंट देख ली, अब ये वाला भी देख लो, थोड़ा बड़ा पॉइंट है इसलिए मैंने कि बाद में इसको सुनेंगे। तो इंडिया विल बी ए फेडरेशन। फेडरेशन आप समझते हो, पावर डिवाइडेड होनी चाहिए, जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो, मतलब 2 हाउस होने चाहिए। कितने, 2 हाउस। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए सेंटर में, और मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए लेजिस्लेचर के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि पावर शेयरिंग बिटवीन 2 और मोर लेवल्स। अब यहाँ पे क्या, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही हाउस हो, 2 हाउस होंगे, और मिनिस्ट्री जो होगी, जो भी मंत्रालय होगा, वो लेजिस्लेचर के अंडर में काम करेगा, वो लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़े होंगे 1919 के, 1909 के, 1935 के, तो पहले क्या होता था कि जो मिनिस्ट्री, जो गवर्नर होता था, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेचर के लिए। यही बात हो रही है कि मिनिस्ट्री वुड बी रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जो भी वो काम कर रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। मैं जल्दी ही आपके लिए लीगल एक्ट्स की वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें 1773 से 1935 तक के सारे एक्ट कवर करेंगे उसमें अच्छे से। तो नेहरू रिपोर्ट क्लियर हुई कि मेन पॉइंट यहां फंसा, इंडिया वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, यहां समझ में आ गए। ये सारे पॉइंट नेहरू रिपोर्ट के हैं। उसके बाद कांग्रेस ने एक अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि भैया क्या अल्टीमेटम था, कि अगर आपने 31 दिसंबर 1929 तक हमारी ये बात नहीं मानी, तो हम एक मास मूवमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक मास मूवमेंट करेंगे, ठीक है भैया, कर लो मास मूवमेंट। लेकिन नेहरू रिपोर्ट आपको क्या लगता है एक्सेप्ट हुई थी? नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हुई थी, और इसी वजह से जब 31 दिसंबर 1929 तक वो आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि 1 साल का टाइम दिया था। आपकी रिपोर्ट कब बनी थी, अगर आपको याद हो, ये रिपोर्ट हमारी बन गई थी अगस्त के आसपास, ठीक है। तो उन्होंने लगभग 1 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था, दिसंबर तक का टाइम दिया था, 31 दिसंबर तक आपको एक्सेप्ट करनी है। अब वो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो अब क्या हुआ कि सभी लोग इकट्ठे हुए, और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में उन्होंने झंडा फहराया और बोले अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 26 जनवरी 1930, मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया, और उसी दिन की वजह से आज हम अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। ये याद रखना है, ठीक। आखिरी बात समझ में, कि 31 दिसंबर तक अगर मांगे नहीं मानी,
तो कुछ लोग तो बहुत खुश हुए, बोले बढ़िया है, अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनियन नाम की कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। बोले बहुत अच्छी बात है। अब जो इसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में झंडा फहराया गया, और इसी वजह से हम 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन या हमने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। आई होप नेहरू रिपोर्ट तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।